हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 की और इसमें भी हम बात करेंगे 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर के पेपर की। और सीडीपी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, ठीक है। सबसे पहले हम सीडीपी देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं सीडीपी से। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। तो जब खुद के लिए जब कोई भी काम करता है खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है, ठीक है। तो इस बात का समर्थन लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शंस दिए हैं वो तीनों ही अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बालक स्कूल नहीं गए उनकी शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर हाशिए पे रहने वाले समुदाय के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ठीक है। और हम आनुवांशिक गुण दोषों को नहीं दे सकते, ये भी गलत है। अप्रोप्रिएट जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना आत्मसातीकरण कहलाती है। क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन 3 होगा। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कथन है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बच्चों से कि हमने जैसा पढ़ाया वो बिल्कुल ही वैसा बताए। वो अपने एग्जाम्पल्स, अपने थिंकिंग के अलावा उस क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन कह रहा है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, ठीक है। तो जानकारी का पुनः उत्पादन जो है बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, ये भी सही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, लेकिन बहुत लोगों ने इसका आंसर ये कहा है कि जो रीजन है वो गलत है। लेट्स सी कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि जानकारी को जो भी हमें जानकारी मिली है उसको हम फिर से अपने हिसाब से एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो वो हमारे सीखने का एक अर्थपूर्ण तरीका होता है। ये भी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। एक दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए हम 3D या फिर त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसी टच करने वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे ताकि उसको समझने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। तो कोई भी क्लास कंस्ट्रक्टिव क्लास तभी कहलाएगा जब अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हो, दोनों ही एक्टिव हो। 8th का राइट ऑप्शन 3 होगा। 9th की बात कर लेते हैं कि निम्न में किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर इसका सही आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसा किया है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व देना चाहिए। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन पर महत्व देना चाहिए, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन है 11। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है। तो ये लेखन वैकल्य का प्राथमिक लक्षण है, ठीक है। उसको लिखने में जो प्रॉब्लम है, अक्षरों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन सही है, प्रयोगात्मकता भी सही है, सामूहिक सहयोगिता भी सही है, वेधन व दोहराव गलत है। आपसे इस क्वेश्चन में गलत आंसर ही पूछा है, तो गलत होगा वेधन व दोहराव। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं।
सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश लेकर सीखते हैं? सॉरी, हाँ। तो अगर घर और घर के आस पड़ोस से जब सीखते हैं तो उसको हम प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, और जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है उसको हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 होगा। यह कक्षा में ग्रेड, छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। देखो, बच्चों की त्रुटियों समझने का मतलब ये हो गया ना कि बच्चों की त्रुटियों से हम वो समझ सकते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहाँ पे लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच को हम समझ सकते हैं बच्चों की, ये सही है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ पता चलती है। ठीक है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि का समझ सार्थक है क्योंकि वह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, तो ये भी करेक्ट है। सही नहीं है, इससे हमें छात्रों को ग्रेड देना और पदों का निर्धारण करने में मदद करता है, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये तो हम अपने लिए बनाते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम बच्चों को कैटेगराइज कर लेते हैं। सो 14 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? सो हेल्प करने का क्या उदाहरण नहीं है? इशारे हैं, सपाटियों संग शिक्षण साझा करना, ये भी उदाहरण है। कौशलों का प्रदर्शन करना भी उदाहरण है। रटना ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये इसका उदाहरण नहीं है। तो 15 का राइट ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो विद्यालय की पाठ्यक्रम के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। सो 2 और 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? सो इसकी बात करें हम तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा। 1, 2 और 3। ठीक है, मानवीकरण नहीं कर सकती। ठीक है, वो अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। ठीक है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करते हैं, ये भी सही है। और संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देते हैं, ये भी सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी परिवेश में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? ठीक है, तो अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए हुए बच्चे समझे जाते हैं। हम जैसे कंस्ट्रक्टिव जब भी हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि बच्चा जो होगा अपने आसपास की चीज़ों के लिए बहुत उत्सुक होगा। सो 19 की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? ठीक है, तो स्कीमा जो होता है वो सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ठीक है, तो विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाते हैं, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या करता है? तो ये अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो 21 का राइट ऑप्शन 3 होगा। 22 की बात कर लें। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित है? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़े की तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ये दीर्घ अवधि स्मृति है। ठीक है ना, ये ऐसी स्मृति है जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। सो क्वेश्चन 22 का राइट ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 23 है, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है, ये किसको दर्शाता है? सो बेसिकली ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, कि गर्ल के लिए एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है कि वो पिंक और गुड़ियों से ही जुड़ी रहेंगी, जबकि लड़के जो उनको फेवरेट कलर ब्लू और कारों से जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर के प्रति जो रूढ़िवादिता है उसको दर्शाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। सो क्वेश्चन 24 का राइट ऑप्शन 2 होगा। 25 की बात कर ले। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? सो विशेष बच्चे अगर कोई, ठीक है, तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण करके, ठीक है, लोगों को उसके बारे में सहज करके, और सहयोगात्मक अधिगम के थ्रू। तो 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह किस का प्रतीक है? सो अलग अलग तरकीब के बारे में सोच रही है,
ठीक है। तो ये अपसारी सोच का प्रतीक होता है, ठीक है। मतलब एक सेंटर पॉइंट को लेके उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट तर्क लगाना, ये अपसारी सोच होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो शैक्षिक सफलता बिल्कुल नहीं, मित्रों का चयन नहीं, शिक्षा में रुचि नहीं, आंखों का रंग जो होता है वो आपका जेनेटिक निर्धारण है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 28 की बात कर लेते हैं। वायोगात्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? निजी संवाद जो होता है वो जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। सो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 29 की बात करते हैं। विकास है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। विकास ऐसा जिसका बदलाव किया जा सकता है। सो 29 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो बाल केंद्रित जो कक्षा होती है, ठीक है, तो उसका सृजन होता है शिक्षार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में स्वयं पर प्रतिपुष्टि देकर, ठीक है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, बार बार परीक्षा लेकर भय क्रिएट करना बिल्कुल नहीं होगा, हतोत्साहित भी नहीं कर सकते। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे।